अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर है उसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। और सेक्शन बी से मेरे मुराद जो है वो न्यूमेरिकल है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप सर्च करो तलाश फेस एकेडमी और टॉपिक का नाम लिख के आपको मिल जाएगा। कुछ तो न्यूमेरिकल्स भी अपलोडेड हैं, लेकिन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस के लिए उनको अलग से मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है ये हमारा पहला न्यूमेरिकल या सोल्यूशन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये साबित करना है कि जो दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है और ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन है 1 टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ना, डायमेंशन के सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ। हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है ना उसका आप डेटा फॉर्म कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आपको टी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो टी की क्या डायमेंशन होती है? टी की डायमेंशन होती है टी। ठीक है, टी की डायमेंशन टी होती है, टाइम को शो करता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और तो है नहीं सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो मुकम्मल डायमेंशन है वो खुद टी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब जब बारी आएगी राइट हैंड साइड की, तो पहले हम राइट हैंड साइड का डेटा बनाएंगे। राइट हैंड साइड पे 2 पाई लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे एल लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पर जी लिखा हुआ है। तो 2 पाई की डायमेंशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है डायमेंशन को शो कर रही है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं, तो इसका मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। एल जो है, एल की क्या डायमेंशन होती है? एल की डायमेंशन होती है एल, क्योंकि वो लेंथ को जाहिर करता है। जी क्या है? जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। तो राइट हैंड साइड पर जितनी चीज़ें लिखी हुई थी उनकी डायमेंशन मैंने निकाल ली। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये तो भी डेटा बनाया था। राइट हैंड साइड पे पहले 2 पाई लिखा हुआ है, उसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं। फिर स्क्वायर रूट के अंदर एल लिखा हुआ है, एल की जगह पे एल की डायमेंशन एल आ जाएगा, और डिवाइड में लिखा हुआ है जी, जी की जगह पे जी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस 2। तो एल से एल हो जाएगा कैंसिल। ये जो राइट हैंड साइड है ये बराबर आ जाएगा माइनस जो है ना टी की पावर -2, ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगी। तो +2 और ऊपर लगा हुआ है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, राइट हैंड साइड बराबर आ गई टी के। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब आप नोट करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमें क्या रिजल्ट मिलता है? हमें रिजल्ट मिलता है कि दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल नज़र आ रही है। इधर का टी बराबर है। इसका मतलब बात ये हुई कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। आइए अब इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड इक्वेशन मोशन थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसको ही बिल्कुल इसी मेथड पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसका डेटा बनाओ। एस, एस शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, क्योंकि वो ख़ास किस्म की लंबाई ही है। अब है कुछ नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर एल के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हमारे राइट हैंड साइड का भी मुकम्मल आंसर एल ही आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, साबित हो गया। अब राइट हैंड साइड का डेटा, सबसे पहले वी आई लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है टी, फिर लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ है ए, और टी दोबारा से आ गया। तो वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसकी डायमेंशन होती है बराबर एल टी माइनस 1 के। फिर लिखा हुआ है टी, तो टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। फिर लिखा हुआ है 1/2, 1/2 एक नंबर है, और मैंने आपको बताया नंबर हैज़ नो डायमेंशन। फिर आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायमेंशन अभी यहाँ पे भी देखी थी जी के फॉर्म में, वो होती है एल टी माइनस 2। अब जैसे ही राइट हैंड साइड का डेटा मुकम्मल हो गया ना, तो अब अगर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले वी आई लिखा हुआ है, वी आई की जगह पे उसकी डायमेंशन आएगी एल टी माइनस 1। फिर लिखा हुआ है टी,
टी की जगह पे टी की डायमेंशन आएगी, टी की डायमेंशन कैपिटल टी है। फिर प्लस लिखा हुआ है, 1/2 की तो कोई डायमेंशन है नहीं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी -2 है, और टी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे L और यहाँ पे T इनवर्स और T लिखा हुआ है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 में +1 पावर कर दो, इसका -1 और इस वाले T का +1, फिर प्लस लिखा हुआ है, L अपनी जगह पर है, इधर भी -2 इसकी पावर है और इसकी पावर +2 है। ठीक है, -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा, T की पावर 0 एज इट इज़, -2 +2 कैंसिल, T की पावर 0, L T की पावर 0 प्लस L T की पावर 0। और याद रखिए किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है, 1 L से मल्टीप्लाई कर भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। L प्लस L वैसे 2L के बराबर होता है, लेकिन हम जानते हैं ये जो 2 है, सिंस 2 हैज़ नो डायमेंशन, इसका मतलब डायमेंशन के सोल्यूशन में उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ जाएगा L के। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखिए, जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसका भी आंसर L आया था, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करा उसका भी आंसर L आ गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो रिजल्ट ये मिला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, अ टर्टल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, एक टर्टल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बात याद रखिएगा, और वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 25 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्टल, उस टर्टल के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड बाद उसने कितना फासला तय कर लिया होगा, एक्स में और वाई में, ये दोनों पता करना है। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकंड, और टोटल उसने कितना वॉक किया ये मालूम करना है इन 10 सेकंड। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको समझाऊँ, ये आ गया ओरिजिन, यहाँ से टर्टल ने चलना शुरू करा और फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से चला, एंगल बन रहा है 25 डिग्रीज। ठीक है, और कितनी देर लगी, मिसाल के तौर पे उसको टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया मिसाल के तौर पे 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में वो यहाँ तक आ गया। अब सवाल ये है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर पहुँचा, वाई में कहाँ पर होगा, एक्स में कहाँ पर होगा, ये मालूम करना है, और फिर टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जिसको आर से शो कर देते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसी तरीके से हम इसका डेटा भी लिख लेंगे। हमें उसकी स्पीड गिवन है, जिस स्पीड के साथ वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, डिवाइड बाय 100 कर लो ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाए, तो V0 बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है, एंगल है 25 डिग्रीज, और 10 सेकेंड के बाद मालूम करना है 25 डिग्रीज, और टाइम लगा 10 सेकेंड, तो हमें मालूम करनी है उसकी पोजीशन, एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन, ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में उसका टोटल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। अब सबसे पहली बात, अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, फॉर एक्स कंपोनेंट, पहले एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं उसकी सिर्फ एक्स कंपोनेंट के अंदर जो होगी ना, तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं V0 x बराबर होता है V0 cos थीटा के, x के लिए cos इस्तेमाल करते हैं, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना उसके लिए साइन होता है, और ये वाली जो साइड है x, इसके लिए cos थीटा होगा। पहले वेलोसिटी आएगी फिर डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो ये हो गया V0 हमारे पास 0.1, और cos मालूम करना है 25 डिग्रीज़ का, तो हमारे पास हो गया 0.1 इंटू cos मालूम करना है 25 डिग्रीज़ में, ये बराबर आ गया 0.09, ये वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकेंड में, पर वेलोसिटी नहीं मालूम करनी थी, हमें डिस्टेंस मालूम करना था,
और डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी होना ज़रूरी थी। तो फार्मूला हम जानते हैं s बराबर होता है vt के। तो इस कंडीशन में फार्मूला बनेगा x एक्सिस का डिस्टेंस, तो वेलोसिटी भी x एक्सिस वाली, और जस्ट उसको मल्टीप्लाई कराना है टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस x एक्सिस वाला तो वेलोसिटी भी x एक्सिस वाली। कितनी है? 0.09 है। x कंपोनेंट की हमेशा ही सेम रहेगी, और फिर 10 सेकंड के बाद कितना फासला तय हो जाएगा? तो 0.09 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 0.9 मीटर्स के। इसका मतलब 10 सेकंड के बाद वो फासला तय कर लेगा टर्टल 0.9 मीटर का। 1 मीटर का फासला भी उसने तय नहीं किया 10 सेकंड में। ऐसे हम सॉल्व करेंगे फॉर y कंपोनेंट। इसी को अगर y कंपोनेंट के लिए सॉल्व करें तो पहले y कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और y कंपोनेंट की वेलोसिटी y एक्सिस के लिए साइन थीटा यूज़ होता है। v नॉट कितना? 0.1, और साइन मालूम करना है हमें 25 डिग्रीज था, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय साइन 25, ये आ गया हमारे पास 0.042। v नॉट y आया मीटर पर सेकेंड में। अब इसी v नॉट y से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया s बराबर होता है vt के, तो x इसके बराबर आ गया, तो ऑटोमेटिकली y बराबर आ जाएगा v नॉट y मल्टीप्लाई बाय t के। तो v नॉट y 0.042, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। ये हो गया हमारे पास 0.42 मीटर्स के बराबर। ठीक है, y का डिस्टेंस आ गया, x का डिस्टेंस आ गया, a पार्ट हो गया। अब इसी का b पार्ट देखना है। b पार्ट में हमें टोटल पोजीशन डिस्टेंस मालूम करना था, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर वाले फार्मूले से आएगा। x का स्क्वायर करना पड़ेगा और y का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे तो पता लग जाएगा। और कुछ नहीं तो उसको आप उससे पाइथागोरस थ्योरम से कर लो। भाई पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है यहाँ पर। x में आया आंसर हमारे पास 0.9, 0.9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 0.42 का स्क्वायर। ज़्यादा फासला किस में तय करा हुआ है? x में तय करा हुआ है, क्योंकि एंगल भी तो कम था ना, r। तो ये हो गया 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.42 का स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट ले लेंगे बाद में। अंडर रूट 0.986, स्क्वायर रूट ऑफ 0.986, ये बराबर आ गया हमारे पास 0.992 मीटर्स के बराबर। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर करा होगा टर्टल ने वो 0.992 का किया होगा। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ गोल्फ क्लब exerts an एवरेज फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। ठीक है, जो गोल्फ क्लब जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है 800 न्यूटन ऑन अ गोल्फ बॉल। ठीक है, गोल्फ क्लब ने एग्जर्ट करा फोर्स ऑफ 800 न्यूटन ऑन द गोल्फ बॉल, और कितनी देर तक? 0.02 सेकेंड तक। ठीक है, हिट कर दिया उसने गोल्फ बॉल को। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी, और जो फाइनल वेलोसिटी बन गई वो बन गई हिट करने के बाद 60 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल? उस बॉल ने कितना इम्पल्स जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। ठीक है, इसका डेटा बनेगा प्रॉपर। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या गिवन है? सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है फोर्स और टाइम। फोर्स कितनी अप्लाई हुई? फोर्स अप्लाई हुई है 800 न्यूटन। ठीक है, और टाइम कितना लगा? टाइम बहुत ही कम देर के लिए 0.02 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई से जाहिर करते हैं, ये बराबर आएगा 40 और फिर 60 हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ ये हो गई 60 मीटर्स पर सेकेंड। हमें इम्पल्स मालूम करना है। ठीक है, इम्पल्स जे से शो कर देते हैं। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है आपने वो बात याद रखनी है। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के, फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। कितनी देर तक फोर्स लगी और फोर्स कितनी लगी, उससे इम्पल्स आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो एफ और टी दोनों ही गिवन है। फोर्स है 800 और टाइम है 0.02। 800
मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये आ जाएगा आंसर 16 के। और यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा 16 न्यूटन सेकंड के। ठीक है भाई, अब आपके जहन में आएगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का क्या करें। तो देखो इम्पल्स का एक और भी फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम है इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लें तो जे पता लग जाएगा, लेकिन मास तो गिवन ही नहीं था बॉल का, मास कैसे निकलेगा। तो मास ऐसे निकलेगा कि आप क्या करें, आपको फोर्स तो पता है ना, F बराबर होता है ma के। अब आप सोचोगे कि m तो तब निकलेगा जब फोर्स और एक्सेलरेशन पता हो, तो भाई एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन टी के। इसका मतलब कोई और भी तरीक़ेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये कि पहले आप टाइम vf और vi की मदद से a निकालें, फिर उस a को यहाँ पे पुट करें, f और a की वैल्यू से m आएगा, फिर यहाँ पे पुट करोगे, आंसर वही आना है 16 न्यूटन सेकंड के बराबर। ठीक है, तो दोनों मेथड है, इस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है कि इस मेथड से चाहो तो सॉल्व कर लो, इस मेथड से चाहो तो सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर above the earth surface of the earth. What is the space station's orbital velocity? हाइट गिवन है और हमें मालूम करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। सबसे पहले हमें गिवन है कि हाइट कितनी है। हाइट को ऐसे शो कर देते हैं, और यह है 400 किलोमीटर, यह है 400 किलोमीटर। किलो मीन्स 1000, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे इसको ताकि मीटर में आ जाए, तो ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स के बराबर। ठीक है, 2 जीरो तो पहले लगे हुए हैं, किलो के 3 जीरो और आएंगे तो 5 जीरो हो जाएंगे। और हमें मालूम करनी है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को v से जाहिर कर देते हैं। ठीक है जी, अब बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ कॉन्स्टेंट्स याद होने चाहिए टू कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जनरली आप देखोगे ना तो उसका जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो बराबर होता है अंडर रूट कैपिटल जी एम, अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं एम ई, और डिवाइडेड में लिखा होता है आर, आर यानी कि डिस्टेंस। अच्छा, अब ये डिस्टेंस खुद किसके बराबर होता है, ये डिस्टेंस खुद बराबर होता है आर ई प्लस एच के। कैसे कि भाई देखो, अगर अर्थ का जो रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस बराबर है आर ई के, और कह रहे हैं कि स्पेस स्टेशन इससे कुछ हाइट के ऊपर रोटेट कर रहा है। जो स्पेस स्टेशन है वो कुछ और हाइट के ऊपर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें तो टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत होती है ना। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होता है स्मॉल आर, ये एच और आर ई को ऐड करने से आता है। ये हमने डेरिवेशन में ही बात को समझा था। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कैपिटल जी एम ई आएगा, और डिवाइड में हमें लिखना पड़ेगा आर ई प्लस एच, और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये जो कैपिटल जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 6.67 10 रेज टू दी पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 या 5.9 एक्सपोनेंट 24। रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है 6.4 10 रेज टू दी पावर 6 के। अगर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी ना तो वो गिवन होगी, ज़ाहिर सी बात है, बोल देंगे कि 6.38 यूज़ करो। हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी लिहाज से यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा बराबर 4 एक्सपोनेंट 5। ठीक है जी, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लिखा हुआ है 6.67 10 रेज टू दी पावर -11 इंटू 6 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 4.002 10 रेज टू दी पावर 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.8 10 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, 10 रेज पावर 6 अपनी जगह पर है, और ये हो गया 6.8, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं ताकि फिर रूट आ जाए। 4.002 एक्सपोनेंट 14, और डिवाइड हो रहा है ये 6.8 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट लेने से पहले, ये है 5.88 10 रेज टू दी पावर 7। ठीक है, और फाइनली जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट है
5.886 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके एक्सपोनेंट 7 का, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 7668.1 मीटर्स पर सेकेंड। अब आंसर करेक्ट है। थोड़ा बहुत अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल को शिफ्ट कर दें, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये किलोमीटर पर सेकेंड में आ सकता है। v बराबर हो सकता है 7.66 किलोमीटर, एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा ना, 1 2 3 पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहो तो किलोमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड वाला आंसर भी करेक्ट है। ठीक है जी, ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। विस्कस ड्रैग मालूम करना है एक ऑयल के ड्रॉप पर ऑफ 0.1 मिलीमीटर रेडियस, उसका रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, फॉलिंग थ्रू एयर, एयर में से गिर रहा है, और एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी भी गिर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है और डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये आप समझ गए होंगे, विस्कस ड्रैग वाला टॉपिक है। बाकी देख लेते हैं डेटा बनाकर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। जो चीज़ गिवन है नोट कर लो पहले। विस्कस ड्रैग मालूम करना है, एफ मालूम करना है, विस्कस ड्रैग फोर्स। ठीक है जी, और रेडियस गिवन है, रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, रेडियस है 0.1 मिलीमीटर। मिली का मतलब 10 रेज टू दी पावर -3, तो कन्वर्ट कर लो हाथ के हाथ। विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 एक्सपोनेंट -5, 1.8 एक्सपोनेंट -5 ये विस्कोसिटी है। ठीक है, पास्कल सेकेंड के अंदर गिवन है। और इसी तरीके से जो डेंसिटी है ऑयल की, डेंसिटी ऑफ ऑयल 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी पे वो गिर रहा है। अब हमें मालूम करनी है विस्कस ड्रैग फोर्स। अब क्या फॉर्मूला है विस्कस ड्रैग फोर्स का? F बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी के। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जब तक टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पता होगी जब तक हम ड्रैग फोर्स नहीं निकाल सकते। हालांकि हमें ईटा ही पता है, रेडियस भी पता है, तो वी टी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, वी टी का क्या फार्मूला है वो भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है वो बराबर होता है 2/9। ये तब होता है जब जो ड्रैग फोर्स होती है वो बराबर हो जाती है वेट के। ठीक है, फार्मूला बनता है r² रॉ जी और डिवाइड में आता है ईटा। डेंसिटी उस सब्सटेंस की जो कि मूव कर रहा है, जो कि ऑयल की डेंसिटी है, जाहिर सी बात है ये ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी भी आई हुई है मीडियम की जिसके अंदर गिर रहा है। तो पहले वी टी कैलकुलेट करते हैं। वी टी के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर 0.1 10 रेज टू दी पावर -3 का करना पड़ेगा स्क्वायर। डेंसिटी आ जाएगी 850 और इसी तरीके से वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी 9.8। डिवाइड में लिखा हुआ है n और n के साथ आ जाएगी विस्कोसिटी 1.8 10 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एक्सपोनेंट -3 का करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू 850 इंटू 9.8 और डिवाइड में लिखा हुआ है 9 और 9 के साथ मल्टीप्लाई में है 1.8 एक्सपोनेंट -5। ये वैल्यू आ जाएगी वी टी की कि कितनी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ये है 1.028 मीटर्स पर सेकेंड। तो वो जो ऑयल ड्रॉप है जब उसकी स्पीड इतनी होती है तो वो टर्मिनल स्पीड होती है। नाउ विस्कस ड्रैग फोर्स के लिए इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। विस्कस ड्रैग F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, ईटा की वैल्यू है 1.8 एक्सपोनेंट -5, आर रेडियस है 0.1 एक्सपोनेंट -3 और फिर लिखा हुआ है वी टी, वी टी आया 1.028 के बराबर। मल्टीप्लाई होके पता चलेगा कि कितनी ड्रैग फोर्स है, 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 एक्सपोनेंट -5 इंटू 0.1 एक्सपोनेंट -3 इंटू 1.028। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.48 10 रेज टू दी पावर -8 न्यूटन। ठीक है ना, ये हो गई ड्रैग फोर्स जो कि उस ऑयल ड्रॉप पर एक्ट कर रही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 रेजिस्टर हैं, 1 2 3 ओम के और सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए हैं। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, फिर एक बैटरी से जोड़ दिया इसी कनेक्शन को, इसी कॉम्बिनेशन को 24 वोल्ट की बैटरी के साथ जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस कितनी कितनी है, R1 है, R2 है और R3 है। 1 2 3 ओम की, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम की। जिस बैटरी के साथ जोड़ा है वो है 24 वोल्ट की बैटरी। तो पहले पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस बतानी है और बी पार्ट में क्योंकि सीरीज़ में जोड़ा है तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है, V1 के अक्रॉस, V2 के अक्रॉस और V3 के अक्रॉस। तो सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ये पहला रेजिस्टर है R1, ये दूसरा रेजिस्टर है R2, ये तीसरा रेजिस्टर आ गया R3। पहले तो ये तीनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हमें इनका नेट रेजिस्टेंस मालूम करना है। फिर इसी को बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी का वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट है। तो यकीनन यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, इधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 और R3 से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V3, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब पहली बात, सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस में बस सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो 1 2 और 3, ठीक है, कितना ओम हो गया, ये हो गया 6 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम्स आ गई। ये पहला पार्ट था। बी पार्ट में वोल्टेज मालूम करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और याद रखिए वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हमें करंट ना मालूम हो। तो पहले करंट मालूम करना ज़रूरी है। I बराबर होता है V/R के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ निकाला है। तो 24 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। तो करंट आ गया सबसे पहले 4 एम्पियर के बराबर। करंट के आने के बाद वोल्टेज मालूम करना आसान सा काम है। अगर V1 मालूम करना है तो I R1 से आएगा, अगर आपने V2 मालूम करना है तो I R2 से आएगा, क्योंकि करंट तो सेम रहता है सीरीज़ में। V3 के लिए I R3 करना पड़ेगा। तो पहले करंट है 4 एम्पियर के बराबर, रेजिस्टेंस है 1, इसका मतलब वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। ये पहले वाले का आ गया। सेकंड वाले के लिए अगर देखा जाए तो 4 है, रेजिस्टेंस जो है वो 2 के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो 24 में से 8 और 4 वोल्ट तो यहीं पर ही ख़त्म हो गए। अब देखते हैं, ये आ गया करंट हमारे पास 4 और रेजिस्टेंस है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 वोल्ट। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना चेक करने का तरीक़ेकार कि कैसे पता चलेगा आंसर सही आया या नहीं। आप इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 12 8 20 और ये हो गए 4 24, टोटल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप्स हमने कैलकुलेट करे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है एंड मास 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना, उसका मास 2.5 किलोग्राम है। स्विंग्स विद अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ, और वो स्विंग कर रहा है विद मैकेनिकल एनर्जी 0.015 जूल के बराबर। सो व्हाट इज़ इट्स एम्पलीट्यूड, हमें मालूम करना है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। एनर्जी गिवन है, एनर्जी से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 हो जाएगा, ठीक है। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है 75 सेंटीमीटर, लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया L, और मास जो है वो है 2.5 किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम तो ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 कराते हैं, 0.75 मीटर आ जाएगा। मास आ गया 2.5 kg और एनर्जी है 0.015, जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो है 0.015 जूल के बराबर। एंड वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग शो करते हैं x0 से,
ठीक है जी। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो एनर्जी होती है SHM की वो बराबर होती है 1/2 kx0 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक इशू नज़र आएगा आपको, वो ये है कि x0 तो मालूम कर लेंगे, एनर्जी पता है, k आपको फाइंड करना है किसी भी तरीके से। अच्छा, k के लिए क्या करेंगे, हमने डेरिवेशन में भी समझा था कि ये जो k है इसका ताल्लुक स्प्रिंग वाले केस से है, यानी कि पहले केस से है, केस 1 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और बात हो रही है पेंडुलम की जो कि तीसरा केस है। एक बात आप याद रखिएगा, बल्कि एक रिलेशन लिख के बता रहा हूँ, इस रिलेशन को आप याद रखें अलग से, इस न्यूमेरिकल क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम में आएगा। जो पहले वाले केस के अंदर √k/m है वो एक्चुअली बराबर होता है ओमेगा के, और वही चीज़ बराबर होती है इन केस ऑफ पेंडुलम G/L के। सही है ना, k/m बराबर होता है ओमेगा के, और वही ओमेगा बराबर होता है G/L के। तो अगर इस केस के अंदर k से पेंडुलम को कंपेयर कराना है तो हम एक बात जानते हैं कि √k/m बराबर आएगा √G/L के, और अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा k/m इज इक्वल टू G/L। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, G/L आ गया, k/m आ गया। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप k की वैल्यू को अलग करें, k बराबर आ जाएगा mg/L। ठीक है, इसी k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रखा तो टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2, k की जगह पर आएगा mg/L, और फिर साथ में आ गया x0 का स्क्वायर। और फाइनली क्योंकि हमें x0 मालूम करना है तो x0 के स्क्वायर को अलग करो, 2EL, 2 और L E के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और M और G जाके डिवाइड हो जाएगा, x0 स्क्वायर अलग हो गया। वैल्यूज़ 2, एनर्जी कितनी है 0.015, और लेंथ है 0.75 डिवाइडेड बाय मास है 2.5, और वैल्यू ऑफ जी तो आपको पता है होती है 9.8। इससे आंसर x0 के स्क्वायर का आएगा 2 इंटू 0.015 इंटू 0.75। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2.5 और डिवाइड बाय 9.8। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास x0 के स्क्वायर का, और ये आ रहा है हमारे पास 0.000918। और अगर स्क्वायर रूट लें, क्योंकि हमें तो x0 की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x0 बराबर आएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.000918, ये आ गया बराबर 0.030 मीटर्स के। अब आंसर करेक्ट है, लेकिन क्योंकि आंसर बहुत छोटा है तो हम चाहें तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करा के। क्या आ जाएगा x0 बराबर आएगा, 2 डेसिमल शिफ्ट होंगे, ये हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक लिसनर है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, डॉपलर्स इफेक्ट का न्यूमेरिकल है बेसिकली, विद वेलोसिटी 0.5 टाइम्स एंड 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो उनकी स्पीड्स हैं वो स्पीड ऑफ साउंड का 0.5 और 0.2 टाइम्स है। साउंड की जो है, सोर्स की जो है वो 0.5 है और लिसनर की 0.2 है। इफ़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज़ 2000 हर्ट्स, अगर असल फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्स है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही है, लेकिन उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं पहले। सबसे पहले स्पीड ऑफ सोर्स Vs गिवन है, कितना है 0.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, 0.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जिसको V से जाहिर करते हैं, और जो स्पीड ऑफ लिसनर है वो 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है जी, असल फ्रीक्वेंसी बराबर है अगर 2000 हर्ट्स के, तो बताइए कि परसेंट चेंज कितना आएगा फ्रीक्वेंसी में, यानी कि चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये हमें परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है। परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गई। और याद रखिए
जो सोर्स और लिसनर हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हेन सोर्स एंड लिसनर दोनों मूव कर रहे हैं ना, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे लिहाज से जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था ये बनता है केस 3 का ए पार्ट, जिसके मुताबिक जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है, ऊपर आता है v प्लस वी एल, नीचे आता है v माइनस वी एस और मल्टीप्लाई में आती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि बराबर है f के। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। v प्लस वी एल की जगह पर आएगा 0.2v डिवाइडेड बाय v अपनी जगह पर है, वी एस की जगह पर आएगा 0.5v। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2000 के बराबर है, 2000 थी ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000 हर्ट्स। ओके, तो एफ डैश मालूम करेंगे, चेंज आएगा तभी तो, मतलब ये नई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तभी चेंज कैलकुलेट हो पाएगा ना। ये ऐड होके हो जाएगा 1.2v के, और ये हो जाएगा 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे 0.5v मल्टीप्लाई बाय 2000 लिखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है एफ डैश। v से v कैंसिल हुआ, 1.2 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2000 से और फिर डिवाइड करा देंगे 0.5 से, तो नई फ्रीक्वेंसी आ गई 4800 हर्ट्स के बराबर। जो नई फ्रीक्वेंसी है 4800 हर्ट्स आ गई। पर हमें नई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए था, हमें चेंज डिवाइड बाय एक्चुअल करना है। तो चेंज डिवाइडेड बाय एक्चुअल और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे। तो पहले चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला बनता है। तो 4800 असल फ्रीक्वेंसी है 2000 डिवाइड बाय असल फ्रीक्वेंसी है 2000 मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो ये हो गया 4800 और माइनस का 2000 और फिर डिवाइड हो जाएगा ये 2000 के साथ, ये आ गया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 100। 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 140%। यानी कि जो केस इन्होंने दिया है उस केस के अंदर असल में जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो 140% बढ़ गई है। और ऐसा होता है जब लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल आ गया 14। इन अ न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, अब क्वेश्चन में ही मेंशन हो गया तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है और डायमीटर 16वें रिंग का वो है 0.653 सेंटीमीटर के बराबर। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस हमने इस्तेमाल करा 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ब्राइट रिंग है, 16वां ब्राइट रिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है ना, हाँ। तो नंबर ऑफ रिंग गिवन है हमें, नंबर ऑफ रिंग है 16। ठीक है, 16वें रिंग की बात हो रही है और वही ब्राइट रिंग है और उसका डायमीटर है 0.653, उसका डायमीटर है 0.653 और यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है लेंस का जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के, एंड वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अब याद रखिएगा बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ब्राइट रिंग की। तो एक फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग का, nth ब्राइट रिंग का जो फॉर्मूला है वो होता है Rn इज इक्वल टू √n-1 और साथ में आता है लैम्डा r। ठीक है, m वाले से कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तो m प्लस हाफ लिखा हुआ होता है लेकिन वो n माइनस हाफ हो जाता है जब n की वैल्यू पुट करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमें रेडियस निकालना ज़रूरी है पहले, तो इधर कर लेते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे आएगा, रेडियस आएगा जब हम डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे। यूनिट जो है ना आप कन्वर्ट कर लो, इसको भी आप क्या करें डिवाइड बाय 100 करें और इसको भी डिवाइड बाय 100 करें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर और ये हो जाएगा हमारे पास 6.53 10 रेज टू दी पावर आ जाएगा -3 के बराबर मीटर में। ठीक है ना, 6.53 हो जाएगा। वैसे क्या होता, वैसे एक्सपोनेंट -2 हो रहा था तो हमने एक डेसिमल और शिफ्ट करके -3 कर दिया।
अच्छा जी, अब रेडियस कितना है, डायमीटर को हाफ करो, 6.53 10 रेज टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 2, 6.53 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 0.00326 मीटर। एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बात हो रही है 16वें रिंग की, तो यहाँ पे 16 आएगा, माइनस का हाफ आएगा, लैम्डा कैलकुलेट करना है और आर हमें पता है 0.1 के बराबर है। अच्छा जी, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 0.00326। अच्छा जी, 16 माइनस हाफ ये होता है 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, और इधर आ रहा है 0.00326। 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ये होता है 1.55, लैम्डा आ गया स्क्वायर रूट में 0.00326। लैम्डा को बाहर लेकर आना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा 155 लैम्डा के बराबर, 1.55 लैम्डा के बराबर, और 0.00326 इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.06 10 रेज टू दी पावर। और बहुत सारे जीरोज आ गए तो एक्सपेरिमेंट में कर ही लो, 1 2 3 4 5 माइनस का 5। ठीक है, एंड इन दी एंड लैम्डा कैलकुलेट करना था, 1.06 10 रेज टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.55 डिवाइडेड बाय 1.55। लैम्डा का आंसर आ गया 6.85 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर्स। ठीक है, अब आंसर करेक्ट है। आप चाहो तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली जो है ये लाइट जो है वो कितनी वेवलेंथ वाली है। ठीक है भाई, तो ये हो गए वो सारे न्यूमेरिकल जो मॉडल पेपर के अंदर थे। आई होप समझ में आगे होंगे। एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल दोनों अपलोड हो चुके हैं, और एमसीक्यूज़ अगर नहीं देखा तो आप सर्च कर लो फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर तलाश फेस अकेडमी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या चलो मैं लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।